10 साल पहले वहाँ इंसानी कदम पड़ा था, अब तो वो जंगल है। आप वहाँ जाओगे तो जिंदा लौट के नहीं आ पाओगे। वैसा तो वो अमृत कुंड है, लेकिन वो मौत का रास्ता है। क्या आप अमर होना चाहते हैं? क्या आपके दिल में भी यही तमन्ना है कि आप एक लंबी उम्र तक जीते रहें? वेल, ऐसा कौन नहीं चाहता। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और इस वक्त जिस पहाड़ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर एक ऐसा अमृत कुंड है जो आपको सदा के लिए अमर बना सकता है। कोई कहता है तो हम मानते नहीं और परखे बिना किसी कहानी को छोड़ते नहीं, लेकिन ये दावा नहीं, खतरों का जाल था। ये पड़ताल नहीं, जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ था। लोगों ने कहा इस पहाड़ के गर्भ में अमृत का एक कुंड है, तो रहस्य सुलझाने हम पहाड़ के सीने पर चढ़ गए, जहां सामना हुआ नाग सेना से। जब चट्टानों का सीना चीरकर पर्वत के अंदर दाखिल हुए तो एक एक सांस के लिए तरस कर रह गए। इतना सब झेलने के बाद जब कुंड के पास पहुंचे तो आज देखिए एक ऐसा साक्ष्य जो पौराणिक पहेली को सुलझाएगा। आज चलते हैं एक ऐसी जगह जो कलयुग में त्रेता युग की याद दिलाएगी। आज परखते हैं एक ऐसे दावे को जिसकी पड़ताल देख आप कांप उठेंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। अमृत कुंड मतलब एक ऐसा तालाब जिसके पानी में अमृत है। सुनकर कोई भी हंस दे, आज के समय में अमृत की बात कौन करता है? ये तो पौराणिक कथाओं में सुनी जाने वाली चीज है, हकीकत से इसका कोई नाता नहीं। तो जानते हैं क्या हुआ? उस पहाड़ के अंदर कुंड में अमृत है, ऐसा दावा करने वालों ने एक साथ 3 सबूत पेश किए। पहला, कोई जल स्रोत नहीं है, फिर भी पहाड़ के अंदर जलधारा बहती है। दूसरा, उस जलधारा के आसपास काफी हरियाली है। और तीसरा सबूत है नागों की सेना जो उस कुंड की रक्षा में 24 घंटे तैनात रहती है ताकि कोई इंसान कुंड तक नहीं पहुंच पाए। मतलब रहस्य के 3 चक्रव्यूह भेदने के बाद उस अमृत कुंड की पहेली सुलझेगी। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर नामुमकिन भी होता तो हमारी टीम पहेली को सुलझाने की कोशिश जरूर करती। पौराणिक ग्रंथों में अमृत का जिक्र समुद्र मंथन में मिलता है, जब अमृत पीने के लिए देवताओं और दैत्यों में संग्राम छिड़ गया। युद्ध में अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर गईं। उन 4 जगहों पर आज कुंभ मेला लगता है। क्या कोई 5वीं जगह भी है जहां अमृत की बूंद गिरी थी, जो आज दुनिया की नजरों से दूर इन जंगलों में कहीं छिपी है? कहीं उसी जगह को आदिवासी अमृत कुंड तो नहीं कहते? पता नहीं आज पौराणिक दुनिया की किसी अनजान जगह की खोज होगी या हम किसी अफवाह के शिकार हो जाएंगे। फिलहाल तो अमृत कुंड की तलाश में हमारी टीम इस समय छत्तीसगढ़ में धमतरी के जंगलों में भटक रही है। जब ख्यालों से बाहर आए तो सामने था टाइगर रिजर्व एरिया का बोर्ड और एक मुसीबत। टाइगर रिजर्व है तो क्या हो गया? रास्ता तो है जाने का। रास्ता है रहने के लिए सर, अनुमति है। नहीं, अनुमति तो नहीं है। पूछ लेते ना किससे बात करनी है। रेंजर साहब से।
तो चलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहे हैं, रेंजर साहब से बात कर लेते हैं। आप बताइए कहाँ है रेंजर साहब? आगे जाने के लिए कुछ कागजी कार्रवाई की जरूरत थी। हमारी टीम ने सारी औपचारिकताओं को पूरा किया। इन सब में काफी वक्त गुजर गया। पहली बाधा पार हुई। अब हमारी मंजिल थी मांदागिरी पर्वत, जिसके भीतर उस अमृत कुंड के होने का दावा किया जाता है। कहते हैं उस कुंड की रक्षा में एक नाग सेना हर वक्त मौजूद रहती है। हमारी टीम हमेशा स्थानीय लोगों को साथ लेकर चलती है, लेकिन पिछले नाके पर काफी वक्त बर्बाद हो चुका था, लिहाजा गांव जाना मुनासिब नहीं था। हमने अकेले ही पर्वत पर जाने का फैसला किया, लेकिन यह कदम घातक साबित हुआ। कहाँ जा रहे हैं यार, कोई अंदाज़ा नहीं है मुझको। आपको ड्राइवर साहब कोई अंदाज़ा है थोड़ा बहुत भी? ये बिल्कुल सेफ नहीं लग रहा है। ढोल बजाता एक शख्स अचानक गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। उसके पीछे कुछ और लोग थे, उनके पीछे कुछ और। अरे ये तो हथियारों से लैस आदिवासी थे। आप कहाँ जा रहे हो भैया? वो अमृत कुंड है ना, वहाँ पर जा रहा हूँ मैं। वहाँ तो नहीं जाओ, नहीं जा सकते हो। नहीं जा तो नहीं सकते, वो किसी ने पता बताया तो वहाँ तक जाना है। नहीं, ऐसा नहीं जान सकते। हमारा आदिवासी का ना कुंड है वहाँ, वहाँ कोई किसी को जाने नहीं देंगे। हमने समझाने की कोशिश की तो एक ने धक्का दे दिया। या तो रास्ता गलत था या हम गलत जगह पहुंच गए। फिलहाल तो इनका गुस्सा देखते हुए यहां से जाना ही सही था। अभी जो हुआ वो इतना शॉकिंग था, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह से जान की भी बाजी लग सकती है। मतलब अगर कुछ ज़रा सी मिस्टेक हो जाती तो आज हम नहीं बचते। अब यहाँ से जंगल में, देखिए मैं इसीलिए अकेले सफ़र करने को मना करता हूँ, लेकिन मेरे कैमरा पर्सन ने जिद करके हम इस जंगल में घुसे और अब जान के लाले पड़ गए थे इस वक्त। अगर हम नहीं बचते, बस ऊपर वाले ने किसी तरह हमें बचाया। निकलो, चलो 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 चलो, प्लीज़ गो। लोग तो यही कहते हैं कि जो भी अमृत कुंड की तलाश में निकलता है परेशानियों से घिर जाता है। तो क्या ये मुसीबतों का आगाज था? पता नहीं अब आगे क्या होगा। अब तो गांव वालों का ही सहारा था। गांव में कोई उत्सव चल रहा था, लोग व्यस्त थे। लोगों से उस अमृत कुंड की अलग कहानी पता चली, जो बेहद चौंका देने वाली निकली। मांदागिरी पर्वत पर एक धाम है, वहीं से कुंड का रास्ता जाता है। पहले लोग वहां जाते थे, अचानक उस इलाके में सांपों की भरमार हो गई, कई लोग मारे गए। फिर खौफ में लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। पिछले 20 साल में किसी ने पहाड़ पर कदम भी नहीं रखा। देखिए, अमृत कुंड का पता जानने वाले मुश्किल से 4 या 5 लोग हैं जिनको पता है, क्योंकि और कोई वहां तक गया नहीं है। तो उनमें से एक इस घर में रहते हैं। आइए कोशिश करते हैं कि उनसे हमारी मुलाकात हो सके, पता चल सके। हम एक को तलाश रहे थे, 2 मिले, लेकिन समस्या अब भी बरकरार थी। अमृत कुंड है या नहीं है? अमृत कुंड तक तो हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अच्छा, आप भी नहीं पहुंच पाए थे? हाँ। तो मुझे लगा आप लोग अमृत कुंड तक गए थे। अमृत कुंड आप भी नहीं पहुंचे? नहीं, हम इसलिए नहीं पहुंच पाए वहाँ पे अमृत कुंड में कि रास्ते में हम जैसे जाते थे तो आगे सर्फ आता था और कोई जंगली जानवर का आवाज़ आता था। इससे घबरा के हम वापस लौट के आ गए। अच्छा जी। किस तरह की गुफा है वहाँ पर जो जिसमें अमृत कुंड की बात होती है? वो गुफा किस तरह की है? बहुत बड़ी गुफा है। उसके बाद नीचे की तरफ सुरंग है। सुरंग के अंदर से जाना पड़ता है। वो लेट के बैठ के खड़ा तो हो ही नहीं पाएंगे आप बिल्कुल। अच्छा, इतनी तंग गुफा है? तंग गुफा है बिल्कुल, मतलब खड़े होने की जगह नहीं? खड़ा होने की जगह ही नहीं वहाँ पे बिल्कुल। ये दोनों कुंड तक नहीं गए,
लेकिन इन्हें वहां जाने का रास्ता मालूम है। हमने साथ चलने के लिए कहा। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं एक बार फर्स्ट टाइम गया था, वो मेरा लास्ट टाइम है। इसके बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे आवाज़ कभी मैंने अपने कानों से कभी सुना नहीं है, जिस तरह की आवाज़ मैंने सुना है। और आपको अगर जाना है तो आप जाइए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये है कि अगर जाओगे तो वापस नहीं आओगे। क्या है, ले चलते हैं, हम दिल्ली से टीम आया हुआ है न्यूज़ 18 का। जिस जगह से भी आया हमसे कोई लेने देना नहीं। जान बहुत बड़ी चीज़ है और हम जाने नहीं देंगे। बहुत बड़ी चीज़ है और मेरी वजह से इन दोनों में भी बहस शुरू हो गई कि जाएं या ना जाएं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। थोड़ी बहस और कुछ मान मनोवल के बाद दोनों गांव वाले साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अब रास्ता भी मालूम था, मंजिल भी सामने थी। क्या लग रहा है, हमारी मुसीबतों का अंत हो गया? नहीं, ये तो बस शुरुआत भर थी। आगे तो खतरों का समंदर था और हमारी टीम को तैर कर जाना था। आधी हकीकत आधा फसाना। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब अमृत के वजूद पर ही विश्वास नहीं है तो हम दावे की पड़ताल क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है हमारे पौराणिक ग्रंथ। कई ग्रंथों में अमृत का जिक्र है। अगर इससे जुड़ा कोई दावा सामने आता है तो पड़ताल की पहली जिम्मेदारी हमारी बनती। अगर अमृत नहीं मिला, दावे के मुताबिक तस्वीर भी मिल गई, तो यह भी किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। पहाड़ पर नागों की सेना, पहाड़ के अंदर एक कुंड, ये सब चौंका देने वाला दावा था। हमारी टीम हर खतरे से निपट सकती है, ये सोचकर हम पहाड़ पर चले गए और यही जोश भारी पड़ गया। मुसीबतों के अजगर ने हमारी टीम को ऐसा लपेटा कि हम एक एक सांस के मोहताज हो गए। हमारी टीम दोनों गांव वालों के साथ मांदागिरी पहाड़ के रास्ते पर थी, जहां नागों के खौफ से गांव वालों ने जाना छोड़ दिया है। लेकिन अमृत कुंड की तलाश हमें खींच लाई। तो मांदागिरी पर्वत तक हम पहुंच चुके हैं और ऐसा शायद पहली बार होगा कि 10-20 साल में कोई भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बताया कि खतरे यहाँ पर बहुत हैं, जंगली जानवर है, नक्सल मूवमेंट है और जैसा यहाँ पर कहा जाता है कि सांप बिच्छुओं का एक ऐसा डेरा है जिसमें एक कदम रखना भी खतरा मोल लेने के बराबर है। लेकिन मेरे साथ ये दोनों साथी हैं, दोनों एक बार पहले इस पर्वत तक जा चुके हैं, अमृत कुंड तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज हिम्मत करके दोनों साथ हैं। आप दोनों चलेंगे मेरे साथ ऊपर? तो आइए वो सफर शुरू करते हैं जिसका आपको और हमको बेसब्री से इंतजार है। चलिए। तभी हमारा ध्यान गेट पर गया। यहां गौतम ऋषि का नाम लिखा था। इसके बारे में गांव वालों से पूछा तो एक नई बात पता चली। कहते हैं पौराणिक काल में गौतम ऋषि का एक आश्रम यहीं ऊपर पहाड़ों में था। वहां आज एक मंदिर है। गौतम ऋषि मतलब अहिल्या, और अहिल्या की कहानी जुड़ती है श्री राम से, जिन्होंने त्रेता युग में अहिल्या को श्राप से मुक्ति दी थी। तो क्या श्री राम भी कभी इस इलाके में आए थे? अगर ऐसा हुआ तो शायद रामायण से जुड़ी एक बड़ी निशानी आज दुनिया के सामने होगी। फिलहाल तो हम शिखर की तरफ जा रहे थे। गांव वाले पेड़ के नीचे बैठ गए। यहां एक शिवलिंग था। तभी एक गांव वाले ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ आगे नाग लोग चालू होता है और आगे जाना बहुत अभी तक खतरे कौन सा से खाली नाग है। मिल गया जो आगे नहीं मिलेगा? नहीं, आप मैं चलो तो बिल्कुल सही। नहीं अरे जाऊंगा कोई बात क्योंकि नहीं, थोड़ा सा हर आगे। 1-2 कदम में यहाँ देखो, आधा रास्ता आपको हो देखिए। चुका है। आपको अगर जाना है तो आप जाइए, मैं यहाँ से वापस घर जा रहा हूँ। जहरीले सांपों के खौफ से एक पीछे हटा तो दूसरे गांव वाले की हिम्मत भी जवाब दे गई। मैं वापस जा रहा हूँ। देख भाई, अगर आपको जाना है तो आप इनके साथ जाइए। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मेरा साथी कहाँ जा रहा है? मैं नहीं जाता भैया, मैं नहीं जाता। अरे मैं कोई भी बात जा नहीं, रहा तुम जा चलो रहा ना, हम दोनों चल लेंगे। रहने दो।
अब क्या करें, पीछे तो नहीं हट सकते। अब हम अकेले ही अमृत कुंड की तलाश करें, जो होगा देखा जाएगा। जो डर मुझे सता रहा था ना, फाइनली वही हो गया। इन लोगों ने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया आगे जाने से, और अब वाकई कोई अंदाज़ा नहीं है कि ऊपर कहाँ जाना है, कहाँ पर वो अमृत कुंड है और किस तरह से अब और ऊपर जाएंगे। मतलब एक तरह से बिल्कुल प्रॉब्लम में लाके फंसा दिया है। अब कुछ नहीं पता है कि आगे क्या करना है और कैसे करना है, बट जाऊंगा तो ज़रूर। गांव वाले भी क्या करें, कुछ हुआ होगा तभी ऊपर जाने से डर रहे थे। वजह तो वहां जाने पर ही समझ में आएगी। चलिए देखते हैं। कुछ देर बाद हम मांदागिरी पर्वत की चोटी पर थे। गौतम ऋषि के आश्रम तक, या यूं कहूं कि उस अमृत कुंड तक पहुंचने का जो मेरा रास्ता है उसका आधा करीबन मैंने कवर कर लिया है। जो 2 लोग मेरे साथ थे वो आपने देखा डर की वजह से यहाँ से लौट गए। प्रॉब्लम मुझे भी जंगली जानवरों से नहीं है। जंगली जानवर तो इंसान फेस कर सकता है क्योंकि पता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। प्रॉब्लम है कि पूरा एरिया नक्सल एरिया है और इस पहाड़ पर दसियों साल से इसी डर से किसी ने कदम नहीं रखा। इसलिए मुझे पता नहीं कि आगे मुझे क्या मिलने वाला है। कदम रखते ही सामने गौतम ऋषि का आश्रम मिला। ये जगह बताती है कि गांव वाले कभी यहां आया करते थे। अब किसी के कदम नहीं पड़ते। तब से ये जगह सुनसान है। तो ये मांदागिरी पर्वत का ये बिल्कुल टॉप है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर लोग आया जाया करते थे, लेकिन उसके बाद सब बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। क्या वजह रही? क्या सांपों की वजह से लोगों ने आना बंद कर दिया, या फिर नक्सलियों की वजह से लोगों ने आना बंद कर दिया, या फिर अमृत कुंड में अमृत मिला ही नहीं लोगों को? सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए मुझे खुद पहले उस कुंड को तलाशना पड़ेगा जो इस पहाड़ में कहीं पर छुपा हुआ है। यहां अहिल्या की कुटिया भी थी। प्रतीक के तौर पर श्री राम और लक्ष्मण की मूर्तियां भी थी। राम के नाम ने हमारे कदमों को रोक लिया। कुछ देर रुकना चाहते थे, लेकिन खतरे की एक आहट ने जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक चीज आप नोट करिए, यहाँ ऊपर चमगादड़ रहते हैं और उनकी ड्रॉपिंग्स यहाँ पर मौजूद है लगातार। और गांव वालों से जो हमने बात की है और पुलिस से जो बात की है उसके मुताबिक करीबन 10-20 साल से यहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं है। कोई भी यहाँ पर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन ड्रॉपिंग्स का ढेर लग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ड्रॉपिंग्स साफ़ की जाती हैं और वहाँ पर जमा की जाती हैं। आप इस मूर्ति को भी देखेंगे तो भी आपको ये ध्यान देगा कि इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है, वरना 10-20 साल से अगर एक मूर्ति खुले में इस तरह से मौजूद होती तो उस पर न जाने कितनी मिट्टी जम गई होती। लेकिन इस पर मिट्टी बहुत थोड़ी सी है, जैसे अभी चंद दिन पहले इसको साफ़ किया गया हो। उसके अलावा अगरबत्ती के भी यहाँ पर निशान मौजूद हैं, जैसे अगरबत्ती जलाई गई है। बहुत रिसेंटली यहाँ पर अगरबत्ती जलाई गई है और ये सारी चीज़ें चिंता की वजह है। अब आप पूछेंगे चिंता की क्यों? मतलब कोई आता है? गांव वाला कोई नहीं आता। पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक 10-20 साल से यहाँ पर कोई नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर नक्सल मूवमेंट है। नक्सली लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, रुकते हैं, यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं और हो सकता है ये उनका ठिकाना भी हो। मतलब अब बहुत देर यहाँ पे नहीं रुक सकते। अमृत कुंड को तलाशते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आश्रम से आगे सावधान रहना। सांपों का इलाका शुरू होता है। गांव वालों ने कई नसीहतें दी थी, हमें तो कुछ नहीं दिखा। हमारी निगाहें तो
पहाड़ के अंदर जाने का रास्ता तलाश रही थी। हमारी टीम झाड़ियों की तरफ बढ़ी। तभी दूर टहनी पर कुछ हिलता नजर आया। क्या यह सांप था? नजदीक पहुंचे तो कुछ नहीं मिला। शायद नागलोक की कहानियों ने दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया था। हम तो कुंड जाने का रास्ता खोज रहे थे। देखिए, उस अमृत कुंड की जो निशानी मुझे बताई गई थी वो ये था कि इस तरह से पत्थरों पर कुछ लोगों ने पेंट बना दिया है, कुछ मार्क लगा दिया था ताकि पता चल जाए कि यहीं पर वो गुफा है जहां पर अमृत कुंड है। पत्थरों पर कुछ निशानियों की तलाश थी, लेकिन हमें कुछ और दिखा। ये तो एक कोबरा नाग था। सांप शायद रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हम दूसरे रास्ते से आगे बढ़े। अभी चंद कदम ही चल पाए थे कि एक और नाग हमारी राह में रेंग रहा था। उफ, ओह, पीछे रहो, पीछे रहो। क्रेट है ये, क्रेट। ओह गॉड, ये दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक होता है और इसका जहर चंद मिनटों में इंसान को ख़त्म कर देता है। देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लगा था ये सिर्फ कहानियाँ हैं कि यहाँ पर इतने ख़तरनाक सांप हैं और ये नागलोक है, लेकिन वाकई में यहाँ पर इस तरह के नाग देख के मेरी खुद हालत अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप ख़तरे में जा रहे हैं, आप खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं। क्रेट का डसा कभी भी बचता नहीं है, बहुत ही मुश्किल। और यहाँ से तो मैं आबादी से इतनी दूर हूँ कि मैं शायद ही हॉस्पिटल की शक्ल देख पाऊँगा। और अगर इस तरह के सांप अंदर हुए गुफा में तो अंधेरे में ये खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। खतरा मोल नहीं ले सकते। हमने फिर रास्ता बदला। एक बार फिर नीचे झाड़ियों की तरफ बढ़े। पिछले 10 मिनट में 2 सांपों से सामना हो चुका था। दोनों बेहद जहरीले, खतरनाक। सब कुछ हमारी सोच के उलट हो रहा था। अब हर कदम बेहद सधा हुआ, सजग। पता नहीं कहां सांपों से सामना हो जाए। ये क्या हो रहा था? एक और नाग डाली से लटक रहा था। गांव वालों की सभी नसीहतें याद आने लगी। आपको एक ही प्रजाति के सांप कहीं पर मिलेंगे, लेकिन इस पहाड़ में तो इतनी प्रजातियों के सांप मैंने अभी तक देख लिए हैं जिनके बारे में मैं खुद भी नहीं जानता। मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मेरा, तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है और क्योंकि ट्रैवल करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने कोबरा भी देख लिया, क्रेट भी देख लिया और दसियों तरह के और सांप भी यहाँ पर देख लिए। मतलब ये कमाल है अपने आप में, वरना ऐसा नहीं होता। अमूमन 1 या 2 प्रजाति के सांप आसपास रहते हैं, उसके अलावा बाकी सांप वहाँ पर नहीं रहते। लेकिन यहाँ तो हर वैरायटी का, हर तरह का। अब ये सांप जो आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। मतलब यहाँ पर सांपों का प्रजनन भी है, अंडे भी हैं, इसीलिए सांपों की फैमिलीज भी है। देखिए, इसने अपना हुड फैला दिया, अपना जो वो फन फैलाता है वो फैला दिया है। मतलब ये मुझसे ख़तरा महसूस कर रहा है और जब ये ख़तरा महसूस कर रहा है तो मैं भी खतरे में हूँ। हो सकता है संयोग हो, पहाड़ में सांपों का बसेरा भी हो सकता है। गांव वाले भी तो यही कह रहे थे, जहां कुंड है वहां नागलोक है। सांपों से सामना हो गया, पता नहीं पहाड़ के अंदर जाने का रास्ता कहां से मिलेगा। गांव वालों ने कहा था एक जगह निशान मिलेगा, कहां मिलेगा ये नहीं बताया था। तभी पत्थरों पर तीर का एक निशान दिखा। अब यहाँ पर दीवार पे सिर्फ एक ही एरो का निशान बना हुआ है। ये एक एरो का निशान बना हुआ है जिससे पता लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है, जो लोगों ने मार्क आउट किया है कि यहाँ कुछ है। अब यहाँ क्या है नहीं पता, सिवाय इसके कि हम एक अंधेरी गुफा में उतर रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और जहाँ से वापस आने का हमको कोई अता पता नहीं है कि हम वापस आ भी पाएंगे या नहीं। बिना कुछ जाने समझे
हमारी टीम अमृत कुंड की तलाश में एक अंधेरी गुफा में घुस गई। आधी हकीकत आधा फसाना। जो आप सोच रहे हैं वही हमारी टीम को भी लग रहा था। पहाड़ चढ़ गए, सांपों से सामना हो गया, गुफा में घुस गए, अब एक कुंड मिल जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जहरीले नाग से भी बड़ा खतरा गुफा के अंदर था। कुंड के लिए कोई रास्ता नहीं था। कभी दो चट्टानों के बीच फंसे, कभी पतली दरारों में सांस अटकी। इन्हीं मुसीबतों की वजह से गांव वालों ने आना छोड़ दिया था। लेकिन हमें तो हर कीमत पर कुंड तक पहुंचना था। अगर कोई कुंड मिल भी गया तो यह कैसे साबित करेंगे कि उसमें अमृत है। फिर सोचा अंदर चलते हैं, पहले कुंड को खोजते हैं, फिर देखते हैं कहानी किस मोड़ पर खत्म होती है। गांव वालों ने कहा था अमृत कुंड का रास्ता बेहद तंग है, लेकिन इतना तंग यहां तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। आप समझिए कि यहाँ पर इस तरह से हाथ टेक के चलना पड़ रहा हो, और जहाँ पर आपको पता है कि हर तरफ सांप है, वहाँ पर जरा भी अगर सांप की सरसराहट सुनाई दे तो जान हलक में आ जाएगी। आप कुछ कर ही नहीं सकते। चलो जितनी बड़ी खोज उतनी बड़ी चुनौती। अंदर घुसते ही गुफा ने घुटने के बल बैठा दिया, फिर रेंगने के हालात पैदा हो गए। अब इतना भी स्पेस नहीं है कि आप घुटनों के बल चल सकें, क्योंकि पत्थर जो है वो ठीक सर के ऊपर है। जरा सी गलती जो है आपको हमेशा के लिए यहीं पर रहना पड़ जाएगा। मुझे पूरा रगड़ के चलना पड़ रहा है ताकि मैं क्रॉस कर सकूं। आगे का रास्ता और तंग था, लेकिन तीर का निशान वहीं था जिसे गांव वालों ने बनाया होगा। जरूर कुंड के लिए रास्ता वहीं से निकलेगा। हाँ वहाँ है रास्ता थोड़ा सा। अरे सर नहीं जा पाएंगे अंदर, समझे सांप काट लेगा तो। सांप की आवाज होगी, अरे नहीं होगी तो आ जाएंगे। तो निकल नहीं पा रहे यहाँ से। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे छोड़ आओ। नहीं सर, हो गया आप नहीं जा अगर पाएंगे। सांप की आवाज आएगी तो वहाँ से वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं वहाँ सर, कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं ठीक नहीं एक आगे। बार, सिर्फ एक बार आओ, मेरे कहने से आओ। अरे सर समझा करे, दिक्कत आगे बहुत ज्यादा जहरीले सांप है। आओ। ये रास्ता नहीं, दो चट्टानों के बीच की दरार थी जहां रेंगना भी मुश्किल था। अमृत कुंड की तलाश में मैं खुद अब एक ऐसे इलाके में फंस गया हूँ जहाँ से मुझे लग नहीं रहा कि मैं सही सलामत निकल पाऊंगा। आगे बढ़ते बढ़ते गुफा की हालत ही होगी कि अब रेंगना भी मुश्किल हो रहा है, और जाहिर है जब जिस जगह पर आप रेंग भी ना सकते हो वहाँ पर आपको खतरा तो होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये छत जो है और नीचे होती जा रही है। अब आप देखिए मेरे जिस्म रेंग कर भी निकलना यहाँ से मुश्किल हो गया है। पता नहीं मैंने अपने आप को कहाँ फंसा लिया। मैं यहाँ से निकल भी पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये हर कदम के साथ और मुश्किल होता जा रहा है। दो चट्टानों के बीच फंस गए थे, पीछे भी नहीं जा सकते। अब आगे बढ़ना हमारी मजबूरी थी। दूसरी तरफ कुछ रोशनी लग रही है। हाँ देखो, हो सकता है उधर कोई रास्ता हो, क्योंकि इतना लंबा वापस नहीं चल पाऊंगा। किसी को आवाज मारूं? आवाज किसको मारोगे? यहाँ पे मेरे तुम्हारे अलावा कौन है? आओ, आते रहो, सांस धीमे धीमे लेना, आते रहो। अरे बाप रे, कैसे कैमरा अड़ गया।
मैं आता हूँ। बाबा आप नहीं आ पाएंगे, कैमरा मुझे दो। आराम से पकड़ा, खींचो। कभी आपका हो गया, आप नहीं आ पाएंगे। ज़रा सा जिद्दीपन है आपको इस तरह की मुश्किल में डाल दे। मैं इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। मैंने नहीं सोचा था कि अमृत कुंड जो है मुझे मौत के मुंह तक ले जाएगा, लेकिन अब पता नहीं मैं यहाँ से निकल भी पाऊंगा या नहीं। रोशनी ने उम्मीद जगाई, जिंदा रहने के लिए इसे पार करना ही होगा। किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। ओह, 2 घंटे में इस अंधेरी गुफा में था जहाँ पर सांस भी नहीं आ रहा। अभी थोड़ी सी ओपनिंग दिखाई दी है। आप बिलीव नहीं कर सकते कि इस वक्त ये हल्की सी रोशनी और इस हवा ने मुझे कितनी राहत दी है। जब खुलकर सांस ली तब जान में जान आई। यहां से जैसे ही आगे बढ़े अमृत कुंड सामने था, लेकिन आगे तो कोई रास्ता ही नहीं था। स्पॉट है और सामने लिखा हुआ, मतलब घंटों की मेहनत के बाद फाइनली अमृत कुंड लिखा हुआ दिखाई दे गया। आगे है कहीं पे, कहाँ है पता नहीं। आइए देखते हैं। राह में बड़ा पत्थर था, जाना नामुमकिन। फिर सोचा इस सुराख से शायद कुछ अंदर कुंड की तस्वीरें मिल जाएं। देखो कैमरा अगर अंदर लाओगे तो ही मैं दिखा पाऊंगा। कैमरा नहीं आ दिख नहीं पाएगा, पाएगा। कोशिश। ज़रा सा आप मुझे दे दो कैमरा। देखिए पहले मैं आपको सिर्फ अमृत कुंड दिखा देता हूँ कहाँ है। पता नहीं आप तक पहुँचेगा भी या नहीं पहुँच पाएगा, ये नहीं पता। ये नहीं दिख पा रहा है। पता नहीं अंदर क्या है, जरूर पानी ही होगा, जिसका सबूत है ये पौधे जो पत्थरों से चिपके हुए थे। एक चीज़ मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि यहाँ पे पानी होगा ज़रूर, क्योंकि ये जो आप पौधे देख रहे हैं ना, ये लिचन है। ये उस जगह पर होते हैं जहाँ पर पत्थर पर पानी होता है, मतलब नमी यहाँ पर होती है, वहीं पर ये होते हैं। लेकिन अंदर कैसे झांके? वो अमृत कुंड पास होकर भी दूर था, रास्ते में बड़ा पत्थर और देखने के लिए ये छोटी सी जगह। अब क्या करें? फिर हमने एक जुगाड़ लगाया। अमृत कुंड की जगह इतनी छोटी है कि सिवाय हाथ के कैमरा भी नहीं जा रहा है। फ़ोन से कोशिश करता हूँ कि आपको वो कुंड दिखा सकूँ, वो छोटी सी जगह दिखा सकूँ। यहाँ पर शायद पानी जमा होता होगा। और मोबाइल कैमरे से जो हमने रिकॉर्ड किया वो फुटेज आपके सामने है। ये अंदर कुंड का नजारा है। एक पतली सी जगह है जहां रेत ही रेत है। रेत की मौजूदगी थोड़ी हैरान करती है। ये है छोटी सी जगह है, बिल्कुल छोटा सा एक कुंड है, और यहाँ रेत जो है ना वो भी कमाल का है। मतलब ऐसा रेत अमूमन नहीं होता कि यहाँ पर पानी मौजूद रहता है, इस बात की गवाही है। ये देखिए, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाइन पानी की लाइन है। मतलब यहाँ पर पानी खड़ा रहता है, जो इस वक्त बिल्कुल सूखा हुआ है, वरना ये इस तरह की लाइंस ये जो बनी हुई हैं, ये सारी लाइंस बता रही हैं कि यहाँ पर पानी है। ये सरफेस हार्ड है, इसका मतलब यहाँ पर पानी है, और ये रेत है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये डिस्क्राइब करें कि जगह सूखी रही है। मतलब हमेशा यहाँ पर रेत रहा है, और ये पूरी जगह जो है बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक छोटा सा समुद्र होता है। ये रेत, ये निशान साबित करते हैं कि यहाँ पानी मौजूद रहता है। अभी सूख गया होगा, लेकिन पहाड़ के इतने अंदर केवल इस जगह पर रेत क्यों और कैसे है पता नहीं। पानी की धारा वहाँ ऊपर से आती होगी। जो ऊपर आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये लाइन जहाँ पर मैं अपनी उंगली ट्रेस कर रहा हूँ, उस लाइन से ये पानी होता हुआ यहाँ इस कुंड में जमा होता होगा, और इसीलिए इसको अमृत कुंड कहा जाता है। लेकिन अब ये सिर्फ
अमृत है, पानी है, पता नहीं अगर मिलता तो ही मैं आपको पीकर बता सकता। अगर मैं अमर हो जाता तो ये अमृत कुंड था, नहीं तो नॉर्मल पानी की धारा है। पता नहीं, कहना मुश्किल है। हमें तो सूखा ही मिला है। सोचा था कुंड के पानी को लैब भेजकर हकीकत का पता लगाएंगे। यहां तो सिर्फ रेत जो पानी की मौजूदगी का एक साक्ष्य हो सकता है। अब उसमें अमृत है या कोई खनिज तत्व, ये किसी को नहीं पता। हां, इतना जरूर है कि पूरे इलाके में सांप बहुत है, जिसका खौफ गांव वालों में दिखा था। सांपों का मिलना, पहाड़ के इतने अंदर पानी का बहना, जबकि आसपास कोई स्रोत भी नहीं है। जब इतने सारे इत्तेफाक एक साथ मिलेंगे तो चमत्कार की कहानी तो बन ही जाएगी। जहां देवी खुद देती हैं अपने होने का सबूत, जब माता की प्रतिमा से टपकता है पसीना, एक धाम का चमत्कार, विज्ञान भी है हैरान। आधी हकीकत आधा फसाना। उत्तराखंड की एक पहाड़ी पर देवी का एक धाम है। कहते हैं जब भी कोई फरियादी हाथ फैलाए देवी के सामने खड़ा होता है तो प्रतिमा के चेहरे पर कुछ बूंदें उभर आती। दावा है कि वो पानी नहीं, पसीना है। एक बार हम उन बूंदों को पानी भी मान लें तो सवाल ये खड़ा होता है कि वो पानी कहां से आता है और उसी समय क्यों आता है जब देवी के दरवाजे पर कोई फरियादी खड़ा होता है। तो दावा करने वालों ने कहा यह रहस्य ही देवी का चमत्कार है। मान्यता के मुताबिक देवी का चेहरा भीगना मुराद पूरी होने का इशारा है। यह रहस्य जितना गहरा था, हमारे इरादे उतने ही सख्त थे। सोचा चलो आज इसी पहेली से दो हाथ करते हैं। चमत्कार साबित हुआ तो सिर झुकाकर लौट आएंगे, और चक्कर कुछ अलग निकला तो सच पूरी दुनिया को बताएंगे। चमत्कार के बारे में सब बताते हैं, कहानी भी सबकी ज़बान पर होती है, लेकिन जिस प्रतिमा से पसीना निकलने का दावा किया जाता है वो किस पत्थर की बनी है, ये कोई नहीं बताता। हो सकता है चमत्कार का रहस्य उसमें ही छिपा हो। उस अद्भुत धाम पहुंचने तक हम इतना ही सोच पाए थे। चंबा से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी तय कर आखिरकार हम पहुंच चुके हैं भलई माता के उस मंदिर में जहां चमत्कारों से जुड़ी कई कहानियां मौजूद हैं। उस मंदिर की तरफ हम चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह की कहानियां हैं, किस तरीके का चमत्कार नज़र आता है और उस चमत्कार के पीछे की मुख्य वजहें क्या हैं। लेकिन सड़क से ऊपर मंदिर तक की बात करें तो चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और इस तरीके से सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। उन्हीं सीढ़ियों पर चलकर हमें मंदिर तक पहुँचना पड़ेगा और उसके बाद देखेंगे कि आखिर किस तरीके की चीज़ें हैं, किस तरीके से मंदिर बनाया गया है और किस तरीके का चमत्कार जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। हमारी टीम को लग रहा था कि चमत्कार की ये पहेली चुटकियों में हल हो जाएगी, लेकिन मंदिर की चढ़ाई ने पसीने निकाल दिए। इंसानी शरीर से पसीना निकलना सामान्य बात है, लेकिन एक मूर्ति से यह तो संभव ही नहीं है। देवी का धाम भव्य था, काफी रौनक थी, भक्तों की भीड़ थी। मंदिर भी काफी मशहूर है। यहां आने वाला हर फरियादी देवी के चमत्कार पर विश्वास करता है। वक्त बदल गया, लेकिन दावे के मुताबिक चमत्कार आज भी जारी है। कहते हैं गर्भगृह के अंदर रखी देवी की इस प्रतिमा से पसीना निकलता है। मूर्ति काले पत्थर की बनी थी और केवल चेहरा ही खुला था। भीड़ छट चुकी थी, कुछ लोग ही बचे थे।
जो मन्नत मांगने के बाद उस चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। सब टकटकी लगाए मूर्ति के चेहरे को देख रहे थे। सामने गर्भगृह है जहां से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि गर्भगृह के ठीक बाहर अक्सर जो श्रद्धालु होते हैं वो इसी तरीके से बैठे होते हैं जैसे मेरे साथ एक पूरा परिवार बैठा हुआ है। परिवार इसी इलाके का है और इस परिवार से हम बात जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं। चमत्कारी है कि जो भी इच्छा यहाँ करो पूरी होती है हर किसी की। हाँ। और अगर पसीना आए तब तो समझो कि जरूरी होगी उसकी इच्छा पूरी होती है। तो आप ऐसे ही पूरे दिन बैठ के इंतजार करती हैं कि माता के चेहरे पे पसीना दिख जाए? तो ऐसे कुदरती कभी दिख जाता है, ऐसे चाहे अभी बैठे रहो तभी नहीं दिखता है, कभी आओ तो आते दर्शन हो जाते हैं उनके। हाँ, कोई कई बार तो दिन से रात हो जाती है, बैठना पड़ता है ऐसे। आप क्या ऐसे ही इंतजार करते हैं कि आपको दिखाई दे? हाँ, सुबह से बैठे इंतजार कब दिखता है, जैसे दिखेगा वैसे ही दर्शन कहते हैं कि शुभ रहता है। तो मतलब जब तक नहीं दिखाई देगा तब तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? इंतजार करेंगे। लोगों की निगाह माता के चेहरे पर थी। गर्भगृह के बाहर मौजूद हमारी टीम भी चौकन्नी थी। अचानक वहां रहस्यमयी हरकतें शुरू हो गईं। लोगों में हलचल मच गई। तभी प्रतिमा पर कुछ पानी जैसा नजर आया। बाहर से साफ नहीं दिख रहा था। हमारी टीम ने अंदर जाने की कोशिश की। तभी अचानक आप अंदर क्यों आ रहे हैं? अंदर आप बाहर से करो ना, आप बाहर से जो काम करना हो बाहर से करो। पुजारी जी बस मंदिर दिखाना है, मूर्ति दिखाना। तो ये कैमरे बाहर से लगाओ ना। जब आपको पुजारी जी मना कर रहे हो तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अरे भाई साहब सिर्फ हमें मूर्ति दिखानी, पुजारी जी से मूर्ति नहीं, दिखानी। कैमरे के आप बाहर चला सकते हैं, अंदर कैमरा अंदर। ये हमारी आस्था का मंदिर है, आपको बार बार बोला गया, आप फिर भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। नहीं पुजारी जी, हम अपने शो में ये दिखाना चाहते हैं कि जो पसीना आता है वो किस तरीके से आता है। जब तक हम नजदीक से नहीं दिखाएंगे तो कैसे दिखेगा? बाहर से देखो ना, आप बाहर से देखना अपना। बाहर से कैमरे से नहीं दिख पाएगा जब तक हम बाहर से लगा सकते हैं। कैमरा था ही नहीं है, दिखा हुआ है, ट्रस्ट नहीं लोड नहीं है कैमरा, तो आप बाहर से कीजिए ना, अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो आप? कुछ देर पहले जो पुजारी हमें मंदिर की कहानी बता रहे थे, उन्होंने हमारी टीम को पड़ताल करने से ही रोक दिया था। देखिए, अगर हम कैमरे से दिखा रहे हैं, यहाँ से कुछ दिखेगा नहीं तो किस तरीके से कैसे दिखेगा कैमरे से? मामला बिगड़ चुका था। मंदिर के लोग नाराज थे। हमारी टीम को अंदर जाने से रोक दिया गया था। लेकिन क्यों? यही जानने के लिए इस चमत्कार की तह तक जाना अब जरूरी हो गया था। वैसे भी लोग कहते हैं कि देवी ये चमत्कार बार बार नहीं करती। अब हमारे पास समय कम था और चुनौती बहुत बड़ी थी। आधी हकीकत आधा फसाना। दूर से देवी का गीला चेहरा तो हमें भी दिखा था, लेकिन हमें करीब जाने से रोक दिया गया। आस्था की वजह से हमारी टीम को मूर्ति छूने से मना कर दिया गया। फिर हमने मंदिर प्रशासन से बात की, प्रतिमा छूने की मंजूरी ले ली। मंजूरी लेकर जब हम मूर्ति के करीब पहुंचे तो रहस्य की पहेली सुलझने के बजाय और उलझ गई। इसके लिए हमें विज्ञान का दरवाजा भी खटखटाना पड़ गया। यह पूरा वाकया काफी पेचीदा और दिलचस्प है। इसे समझने के लिए उस समय से देखते हैं जब हमारी टीम के कदम गर्भगृह में पड़े। मंदिर प्रशासन से बात करके हमारी टीम ने गर्भगृह में जाने की इजाजत ले ली। वहां हमने सबसे पहले मूर्ति को गौर से देखा। उस वक्त चेहरे से नमी गायब थी, जबकि कुछ देर पहले चेहरे पर पानी जैसा कुछ दिखा था। उस समय पुजारी ने रोककर सारा काम बिगाड़ दिया था। अब वही पुजारी बात करने के लिए तैयार थे। पंडित जी, लेकिन जो ये कहते हैं कि लोगों को दिखता है मूर्ति में जो चमत्कार दिखता है कि पसीना आता है, पसीना दिखता है, और कहते हैं कि पसीना का जिसको दिख गया उसकी जो मनोकामना पूरी होती है। बड़े लोग बोलते हैं कि माता को पसीना आता है। हम भी कभी देखते हैं, हमें भी लगता है कि पसीना आ रहा है माता को।
ठीक है ना। ये चीज़ तो पहले से बनी हुई है, कभी ज़्यादा होगा पसीना, कभी कम होगा। और जो आदमी कई बोलते हैं कि पसीना देखो तो हमारी मनोकामना पूरी हो गई है, हमारा दिल खुश हो गया है, तो जो जैसे लोग आस्था रखते हैं वैसे माता के दर्शन देती है उनको। तो किस तरीके का पसीना आता है? पूरे चेहरे पे आता है या किसी किसी जगह पर नहीं आता? कभी किसी जगह थोड़ी थोड़ी कम आएगा, नाक पर आएगा, मुंह पर आएगा, कभी गाल के ऊपर आता है, कभी कम ही होता है, कभी नजर नहीं आता कुछ, कभी आता है। जब ज़्यादा होता है तो कितना ज़्यादा नजर आता है? पानी बहने लगता है क्या? पानी बहने तो देखा नहीं हमने, लेकिन लगता है कि यहाँ पसीना आ रहा है। पसीना है जैसे आमतौर पर आदमी के चेहरे पे आता है उस तरीके से नजर आता है। दूर से ही सही, लेकिन देखा तो हमने भी था। लेकिन अब वो चमत्कार कहां गायब हो गया? फिर हमने गर्भगृह पर गौर किया, जो काफी छोटा और तंग था। गर्मी भी लग रही थी, ऊपर से छत थोड़ी खुली थी। अगर ऊपर की अगर आपको दिखाएं यहाँ की कलाकृति तो किस तरीके से ये बनाया गया है। ऊपर आप देखिए स्पेस दिया गया है ताकि हवा जाने का स्पेस रहे, और इस तरीके से इसको चीज़ों को बनाया गया है। पूरा चांदी का काम इस वक्त आपको पूरे मंदिर पर बना हुआ नज़र आएगा। ये चांदी का काम बाद में कराया गया है। बताया जाता है कि पहले सिर्फ लकड़ी का ही एक छत छोटी सी बनाई गई थी, और प्रतिमा जो कि स्वयं प्रकट हुई प्रतिमा जिसको बताया जाता है माता की जो नज़र आ रही है, वो प्रतिमा एक पत्थर की मूर्त के तौर पर यहाँ पर रखी गई थी। उधर धाम में शाम की आरती शुरू हो चुकी थी। वहां बैठे लोगों ने बताया कि आज एक बार भी चमत्कार नहीं दिखा। देवी के चेहरे पर एक बार भी पसीने की बूंदें नहीं छलकी। शायद आज हम पहली बार असफल साबित होने वाले थे। तभी पुजारी ने कुछ ऐसा कहा कि उम्मीद की लौ फिर से जल उठी। आज तो हमें दिखा नहीं जो हमें देखना चाहते थे। क्या कल ऐसा है कि दरवाज़ा खुलते दिखे या फिर दिन तक हमें इंतजार करना पड़ेगा? माता की मर्जी, माता के चमत्कार आई हैं। जब इसने दिखाना होता है दिखा देती है। जब भी हम मंदिर खोलते हैं कई चमत्कार होते हैं भगवती के चरणों में। इसकी मर्जी दिखाना है दिखा देती है। तो कभी अक्सर ऐसा होता है कि आपने सुबह मंदिर खोला और आपको अचानक से कुछ चमत्कार दिखा? कई बार हुए हैं, कई बार ऐसा हुआ है। भगवती ने अपने चरणों के आशीर्वाद से हमें सब कुछ दिखाया है। सर ऐसा होता है कई बार ऐसा हुआ है कि आपने दरवाज़ा खोला और सुबह माता के मुंह पे बहुत ज़्यादा पसीना? हाँ, लाइट जलाने से पहले अंधेरे में तो पता चलता है, लाइट जलाते हैं तो लगता है ऐसा थोड़ा लगता है कभी पसीना है। तो हम भी फिलहाल इंतज़ार करेंगे सुबह मंदिर के कपाट खुलने का, इन दरवाज़ों के खुलने का, इन तालों के खुलने का, जिसके बाद हम कोशिश करेंगे कि शायद वो चमत्कार हमें भी दिखाई दे। आज पूरा दिन हम इस मंदिर में रहे। सुबह से लेकर शाम का वक्त हो चुका है, रात के 9 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, मंदिर बंद हो चुका है, लेकिन सुबह का इंतज़ार है। सुबह क्या हमें वो चमत्कार दिखाई देता है जिसके लिए मंदिर चर्चाओं में है। सुबह के करीबन 4 बजे का वक्त है, और 4 बजे के वक्त इसी तरीके से पुजारी जी आते हैं। पुजारी जी आप खोल सकते हैं दरवाज़ा। तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या माता पे उस तरीके का पसीना आता है, क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब सुबह के वक्त कपाट खुलते हैं तो माता के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा पसीना नज़र आता है। सुबह का वक्त ही ऐसा वक्त होता है जब सबसे ज़्यादा पसीना चेहरे पर नज़र आता है। हम भी अब पुजारी जी के साथ अंदर जाएंगे। उनसे आगे हमने पहले ही ले ली है कि उनको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही अब उस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं कि नहीं आती हैं, क्या पसीना नज़र आता है कि नहीं आता है। एक बार देख लेते हैं अंदर से। पुजारी जी लाइट जल सकती है क्या? दिख रहा है? एक बार विपिन जी आप जल्दी कैमरे लेके आइए। देखिए पूरी मूर्ति पे पसीना नज़र आ रहा है इस वक्त। देखिए दिख रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है आपको? बिल्कुल। देखिए बिल्कुल आँख के नीचे से आप देख सकते हैं कि एकदम पसीना निकलता हुआ एकदम नाक के नीचे, नाक के ऊपर आप देख सकते हैं पसीना दिख रहा है आपको। पुजारी जी आपको भी दिख रहा है क्या पसीना है? आप लोग को दिख रहा है पसीना? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ, ये कोई आंखों का धोखा नहीं था। चेहरे पर बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से एक इंसान के ऊपर पसीना होता है उसी तरीके का पसीना इस वक्त हमको नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ तौर पर
सुबह कपाट खुलते ही हमने देखा है कि माता की नाक पे, उनके गाल पे, ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, पसीना आपको जैसा उभरा हुआ नज़र आता है चेहरे पे, उस तरीके का पसीना। हालांकि दिन के वक्त हमें ये नज़र नहीं आता, लेकिन अब सुबह के वक्त इसको चमत्कार कहें या क्या कहें को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस वक्त ज़रूर हमको थोड़ा सा अचंभित जरूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना, नाक के ऊपर एकदम बूंद निकली हुई है और गाल पर भी जिस तरीके का है। हमने उस नमी को टिश्यू पेपर से साफ करने के लिए कहा। ये टिश्यू पेपर है, उन्होंने रखा हुआ है, और उसको देखते हैं उससे कि क्या, देखिए देखिए साफ तौर पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो है पसीना इस वक्त टिश्यू पेपर से साफ़ करने की कोशिश की जा रही है, जैसे आमतौर पर हम लोग करते हैं। किस तरीके से जो है वो, ये देखिए टिश्यू पेपर आमतौर पर हल्का सा पानी पड़ने पर गीला हो जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं पुजारी जी ने अभी भी साफ़ किया था उनके चेहरे को, और अब ये देखिए साफ़ तौर पर जो है वो पसीना इस वक्त इस पर नज़र आ रहा है। अभी हमने चेहरा साफ़ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि नाक के ठीक नीचे हमें थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो नज़र आ रहा है। इस जगह पर कैमरे में दिखाने की कोशिश की है विपिन जी, ये देखिए बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। और साफ़ करने की कोशिश करें तो अगर मैं भी चेक करूं तो कहीं ना कहीं हल्का सा गीलापन ज़रूर नज़र आ रहा है। ये देखिए गीला है, पूरा गीला है। आप देखिए हम साफ किए जा रहे थे, लेकिन बूंदें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इस वक्त भी हमें चेहरे हल्का हल्का गीलापन जरूर नजर आ रहा है। हालांकि जिस वक्त कपाट खुले थे उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था, जितना ज़्यादा था उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन इस वक्त भी आपको अगर ध्यान से कैमरे की निगाह से अगर देखें तो आपको नाक के हिस्से के निचले हिस्से पर नज़र आएगा, आँख की कोनों पर नज़र आएगा, गाल पर हल्का हल्का पानी नज़र आएगा। और साफ़ तौर पर ये देख सकते हैं कि जो पसीना है वो इस वक्त भी माता के चेहरे से निकलता हुआ साफ़ तौर पर नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या स्थिति है ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको इसी तरीके से देखा जाता है और इसी तरीके से इसको समझा जा रहा है। जो श्रद्धालु हैं उनके मन में इसी बात को लेकर श्रद्धा है। वो कहते हैं कि अगर पसीना उनको नज़र आ जाए तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लोग इसे देवी का पसीना बताते हैं। आस्था की वजह से मंदिर में हमें भी ऐसा ही कहना पड़ रहा था, लेकिन ये पसीना था या कुछ और हम भी नहीं जानते थे। लेकिन इतना जानते थे कि इस सवाल का जवाब कहां मिलेगा। हमारी दूसरी टीम ने एक वैज्ञानिक से मिलकर धाम के चमत्कार की पूरी कहानी बताई। सब देखने और सुनने के बाद वैज्ञानिक ने कहा कि यह चमत्कार नहीं, विज्ञान है। पसीने की बात ही नहीं है। पसीना आप देखिए ना कि पसीने बिल्कुल उसके लिए लिविंग होना चाहिए, और शरीर में वो बोलते हैं ना उसको स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथियाँ जो हमारी स्किन पर होती हैं। आपने देखा होगा हथेली में पसीना नहीं आता है क्योंकि यहाँ नहीं होती है, ना तलवों में आता है ना हथेली में आता है। तो इसमें जो उसकी संख्या है बड़ी कम है। लेकिन शरीर पे हम देखें कि पूरे शरीर में जो रोम दिखाई देते हैं वहाँ से पसीना निकलता है। तो वो हम अगर है ही नहीं तो मतलब पसीने आने का मतलब ही नहीं है। वो कोई और फिनोमेना है जो वहाँ हो रहा है और उसको हमें समझना होगा। और वो फिनोमेना यही है कि कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तापमान के अंतर से होने वाली एक सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हम आए दिन घरों में देखते रहते हैं। जब पानी से भरे ग्लास में बर्फ डाली जाती है तो ग्लास के ऊपर पानी की बूंदें बन जाती हैं। इसे ही कंडेंसेशन कहते हैं। वजह है ग्लास के अंदर और बाहर के वातावरण के टेम्परेचर में फर्क। कंडेंसेशन का यह फॉर्मूला धाम के चमत्कार पर कैसे लागू होता है, इस पर वैज्ञानिक ने कहा कि यह राज गर्भगृह के छोटे आकार और उसकी छत की खुली जगह में छिपा है। जब हम बहुत सारे लोग मंदिर में एक साथ जाएंगे तो मूर्ति का जो टेम्परेचर है बाहर के मुकाबले कम है, और इतने सारे लोग वहाँ पर जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वो भाप के फॉर्म में ही छोड़ रहे हैं। तो एक समय आता है कि वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है।
ना, आपकी बॉडी से भी कुछ हीट जो है वो निकल रही है, और कहें कि सांस जो छोड़ रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में आपने देखा होगा कि मुंह से भाप निकलती है, गर्मी में नज़र नहीं आती वो, लेकिन वो निकलती तो है। तो वो सब अंदर इतनी इकट्ठी हो जाती है कि मूर्ति का जो तापक्रम है वो कम है, और वो वाष्प जब वहाँ उसके संपर्क में आती है तो पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये पसीना आ रहा है। यानी धाम में होने वाले चमत्कार के हर ताले की चाबी विज्ञान के पास है। ये केवल उस घटना की हकीकत है जिसे चमत्कार बताया जाता है। देवी से जुड़ी आस्था इन सारे तर्कों से बिल्कुल परे है। तर्क का कोई अंत नहीं होता। एक खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू हो जाता है। लेकिन आस्था तर्कों से नहीं, मान्यताओं से चलती है, और मान्यताएं तर्कों की मोहताज नहीं होती। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।